वाटर स्टिक कर जाएगा और उसके हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब वाटर इम्बाइब होगा देन ऑब्वियस है कि हीट रिलीज होगी। और वो इम्बाइबेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी इम्बाइबेशन होगा तो देर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ हीट। और जहाँ तक सिग्निफिकेंस की बात थी, इम्बाइबेशन वाटर एब्जॉर्प्शन में और एज वेल एज सीड जर्मिनेशन में इनिशियल स्टेप या फर्स्ट स्टेप माना जाता है। तो हमने इम्बाइबेशन तक कर लिया था। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लाज्मोलिसिस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लाज्मोलिसिस, है ना। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मा मींस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, आप जो चाहे कंसिडर कर सकते हैं। लाइसिस वर्ड जो यूज होता है वो डेथ के लिए होता है। दिस इज बेसिकली डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म। या आप कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग कंटेंट है, इसलिए वो डेथ ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी नॉर्मल प्लांट सेल को अगर आप बनाते हैं, जस्ट लाइक ये एक नॉर्मल प्लांट सेल है, मैं इसको हेक्सागोनल बना देता हूँ। तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमेशा एक गैप होता है। ये रेड कलर से अंदर का प्रोटोप्लाज्म, इसमें एक सेंटर में सेल वैक्यूल आएगा। दिस इज वैक्यूल। जो रेड लाइन है वो सेल वॉल है। रेड लाइन से आप सेल मेम्ब्रेन कंसिडर कर लीजिए। और आउटर मोस्ट जो है वो सेल वॉल है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। दिस इज स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आ रहा है ना। जब कभी भी ये नॉर्मल प्लांट सेल है, इसी को आप बोलते हैं दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल है तो लिविंग भी होगा, लिविंग प्लांट सेल। ये खाली है, स्पेस आ रहा है, तो इसे आप फ्लैसिड सेल बोलते हैं। तो एक तो सेल ये है जो आप कभी, जैसे आप कोई भी पैरेंकाइमा कंसिडर करेंगे। बोलो। वो दिख नहीं रहा था सर, पहले साइड करने ओके, को कह रही थी। ठीक है ठीक है। तो ये एक नॉर्मल या लिविंग प्लांट सेल है। जैसे पैरेंकाइमा, एनाटॉमी में आपने पढ़ा, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, कोई भी लिविंग सेल ले लीजिए स्क्लेरेनकाइमा को छोड़ के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर एक स्पेस होगा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में। उसी को हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। ये सेल खाली है तो हमने फ्लैसिड बोल दिया। अब अगर ऐसे सेल को हम प्लेस करें किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, मान लीजिए ये एक लिविंग सेल है, इसको हम कहाँ रखेंगे? इफ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है उससे ज्यादा होगी। तो जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी यानी बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आप अंदर वाला हिस्सा डाइल्यूटेड होगा, बाहर वाला कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। और हमने पढ़ा है कि वाटर का मूवमेंट डाइल्यूटेड से कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे होता है। तो सारा पानी बाहर निकल आएगा, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, है ना। कैसे बनेगा ये? सेल में सेल वॉल वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि सेल वॉल में कोई चेंज नहीं आया। इस सेल को रखा गया है किसी हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में। और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा। दिस इज श्रिंक, सिकुड़ गया है प्रोटोप्लाज्म। और पानी कहाँ आएगा? पानी सारा बाहर निकल आएगा। जितना भी सेल के अंदर इसमें वाटर कंटेंट होगा वो सारा वाटर कंटेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से पानी बाहर आ रहा है तो क्या कहलाएगा? एक्सऑस्मोसिस। क्या बन जाएगा? एक्सऑस्मोसिस। और अगर एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी तो इसी को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं ना। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस।
सेल का नाम क्या बन जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। फिनोमिना इज प्लाज्मोलिसिस एंड सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये सेकंड सेल हो गई। एक नॉर्मल सेल थी, उसको अगर आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम, तो वाटर अंदर से बाहर आ जाएगा। तो एक्सऑस्मोसिस हो गई। जब पानी अंदर से बाहर आ जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करके सेंटर में आ जाएगा। श्रिंक प्रोटोप्लाज्म एट सेंटर। इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, है ना। इसको हम प्लाज्मोलिसिस के हिसाब से प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोल दिया, है ना। एक ये कंडीशन आ जाएगी। अगर मान लीजिए हम इसी प्लांट सेल को रखते किसी ऐसे में जो हाइपोटोनिक होता, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होती। अगर कम होती तो बाहर डाइल्यूटेड होता, तो पानी अंदर जाता, क्योंकि पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा। तो जब वाटर अंदर जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगी। एंडोस्मोसिस होगी तो फिर क्या बनेगा? एक तीसरा केस देख लेते हैं। ये तो हो गया कि हमने सेल को हाइपरटोनिक में रखा। अब हम इसी सेल को किस में रखेंगे? एक और कैटेगरी बना देते हैं, प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वो हाइपोटोनिक है, जिसकी ज्यादा होती है वो हाइपरटोनिक होता है। और ये रेफरेंस है, हम कंपेयर कर रहे हैं विद दिस, है ना। अगर आप केवल एक सोल्यूशन लेके 10 मोलर NaCl है तो इसका क्या आएगा? हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, तो आप कुछ नहीं कह सकते जब तक दूसरा नहीं बताओगे। अगर एक 10 मोलर NaCl है और एक 1 मोलर NaCl है, तो 10 वाला की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक हुआ। 1 वाले की कॉन्सेंट्रेशन 10 के रिस्पेक्ट में कम हो गई तो वो हाइपोटोनिक हो गया। तो इट्स ऑलवेज ए कंपैरेटिव टर्म। बिना कंपैरिजन के आप हाइपो या हाइपरटोनिक वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तब क्या होगा? फिर वाटर एंटर करेगा, और जब वाटर एंटर करेगा तो सेल का जो ओवरऑल साइज है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ हाइपोटोनिक है। वाटर एंटर करेगा, पानी अगर अंदर जाएगा तो यहाँ एंडोस्मोसिस होगी। और जब वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा कि ये जो हमने स्टार्टिंग में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बनाया है, ये स्पेस खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है? जितना ये सेल वॉल है। सेल वॉल तो रिजिड होती है, सेल वॉल को तोड़ के तो बाहर आ नहीं सकता, तो जो मैक्सिमम एरिया है वो ये ऑक्युपाई कर लेगा। तो अगर आप इसे लास्ट स्टेज में बनाओगे तो क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि ये गैप खत्म हो गया। इस तरीके से। तो यहाँ खास बात क्या है? यहाँ पे देर इज नो गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ कोई गैप नहीं आ रहा। और अगर कोई गैप नहीं आ रहा तो ऐसी सेल क्या कहलाती है? फिर ये तीसरे टाइप की सेल है, इसे बोलते हैं फुल्ली टर्जिड सेल, है ना। तो एक फुल्ली टर्जिड सेल होती है जिसमें कोई गैप नहीं होता। एक प्लाज्मोलाइज सेल होती है जिसमें आप देखोगे तो गैप ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर आप देखिए प्लाज्मोलाइज सेल में क्या हुआ, ये गैप बढ़ गया तो यहाँ पे वाइड गैप आ जाएगा बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और एक नॉर्मल प्लांट सेल है ये, जिसमें जो गैप है वो नॉर्मल है। जितना गैप होना चाहिए उतना ही गैप रखा गया है ना। तो किसी नॉर्मल सेल में गैप है, उससे ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो प्लाज्मोलिसिस का केस होगा। और अगर वो गैप कम हो गया तो फिर वो टर्जिडिटी, ये सेल का टाइप हो गया टर्जिड सेल। इसको आप फिनोमिना को क्या बोलेंगे? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टर्जिडिटी। प्लाज्मोलिसिस एंड टर्जिडिटी एक साथ हमने पढ़ा है। प्लाज्मोलाइज सेल, टर्जिड सेल। प्लाज्मोलाइज तब बनेगा जब सेल को हाइपरटोनिक में रखोगे। टर्जिड तब बनेगा जब सेल को हाइपोटोनिक में रखोगे। प्लाज्मोलाइज में एक्सऑस्मोसिस हुई है, टर्जिडिटी में एंडोस्मोसिस हुई है। यहाँ पे गैप बढ़ गया, यहाँ पे गैप खत्म हो गया।
तो ये दो अलग अलग टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लांट सेल। ये आएगा क्लियर। अब इनको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इनको टर्म्स में टर्जिडिटी के टाइम पे जो प्रेशर डेवलप होता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है, टीपी, है ना, बहुत कॉमन है और इससे क्वेश्चंस भी दिए होंगे बुक में। तो ये टर्गर प्रेशर क्या है, और फिर हम इसी से वॉल प्रेशर भी डिफाइन करते हैं, टीपी क्या है ना। देखो, जब शुरू में सेल थी हमारे पास, फ्लैसिड सेल है ना, जिसे नॉर्मल प्लांट सेल है, तो यहाँ पे कोई टर्जिडिटी का फिनोमिना नहीं है ना। टर्जिडिटी तो आपने यहाँ कंसिडर किया हुआ है, यहाँ कोई टर्जिडिटी नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि जब सेल नॉर्मल होती है तो उसमें टर्गर प्रेशर जीरो होता है। सिंपल ये रेफरेंस है कि यहाँ पे कोई टर्जिडिटी नहीं है, कोई एंडोस्मोसिस नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे जीरो है। जब एंडोस्मोसिस होगी तो वाटर एंटर कर रहा है, एंडोस्मोसिस हो रही है तो क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है। जब वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा। अगर आप किसी बैलून के अंदर पानी एंटर करेंगे मान लीजिए, तो जब पानी बढ़ेगा तो बैलून का साइज बढ़ेगा, तो इसका मतलब अंदर की तरफ से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो जो प्रेशर टर्जिडिटी के टाइम पे डेवलप होता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये जीरो है तो ये बढ़ेगा, प्लस में कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी, वैल्यू आते आते इतनी पहुंचेगी कि वो मैक्सिमम हो जाए। जो भी वैल्यू हो, हर साल का मैक्सिमम टीपी अलग अलग आएगा, बट डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो कितना आएगा ये तो नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब फुल्ली टर्जिट की स्टेट आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे सेल वॉल तो रिजिड है, सेल वॉल को तोड़ के तो प्रोटोप्लाज्म बाहर नहीं आएगा। तो अगर टीपी वॉल के प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन टर्जिड वाली आती है। टर्गर प्रेशर वो था जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने की वजह से डेवलप हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब वो ये सेल वॉल के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस स्टेट को फुल्ली टर्जिड सेल कहते हैं। यहाँ टीपी जीरो था, यहाँ पर टीपी बढ़ना शुरू हो गया। अगर इस सेल के लिए देखते तो क्या होता, तो इस सेल के लिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो टर्गर प्रेशर और कम हो रहा है, पानी तो और निकल के बाहर आ रहा है ना, पानी अंदर जाने से टीपी जीरो से पॉजिटिव वैल्यू में जाता है। इट मीन्स कि पानी जब बाहर निकल के आएगा तो टीपी जीरो से निगेटिव वैल्यू में जाएगा। तो प्लाज्मोलाइज सेल के लिए टर्गर प्रेशर निगेटिव होता है, टर्जिट के लिए टर्गर प्रेशर पॉजिटिव होता है, और किसी नॉर्मल सेल के लिए अगर बात की जाए तो टर्गर प्रेशर जीरो कंसिडर किया जाता है ना। ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। क्लियर, क्या क्या हमने देखा, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं टर्गर प्रेशर, है ना। टीपी, टीपी क्या कराएगा, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर था क्या, दिस इज प्रेशर exerted by protoplasm over cell wall। प्रोटोप्लाज्म जब बढ़ेगा तो सेल वॉल पे जितना प्रेशर लग रहा है वो क्या कहलाएगा, टीपी। ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिजिड सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो छोटी बड़ी नहीं होगी, ओवर प्रोटोप्लाज्म। तो जो अंदर से बाहर लग रहा है प्रोटोप्लाज्म से सेल वॉल पे, वो तो हो गया टीपी, और जो सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म पे लग रहा है वो हो गया डब्ल्यूपी। इन केस ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल, अब पेज थोड़ा नीचे करना, ऊपर कर लीजिए। इन केस ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, सर ब्लर दिख रहा है। सारी चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। आप लोग की आवाज, सर पेज ऊपर कर लीजिए इतना, हाँ ऊपर वाला नहीं दिख रहा टर्गर प्रेशर। चलो आप, मैं बोलता हूँ, आप लिखने की कोशिश करो। टर्गर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म ओवर सेल वॉल। आपको फिगर से दिखाता हूँ तो आप ये समझ सकते हैं। ये तो फिगर, ये प्रोटोप्लाज्म है अंदर रेड वाले जोन में जो बना है।
जब ये ग्रो करेगा तो यहां से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगेगा ऐसे एरो में, ये तो टीपी है। और जो सेल वॉल ब्लू लाइन बनी हुई थी वो रेड लाइन पे जो प्रेशर लगाएगी उल्टा, वो डब्ल्यू पी है। क्लियर? इस तरीके से हमने दोनों चीजों को लिखा है कि टीपी का मतलब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म ओवर सेल वॉल, और डब्ल्यूपी का मतलब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल ओवर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल वॉल पे, सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म पे। अब जब आप फुल्ली टर्जिड सेल बनाएंगे जैसे हमने बनाई थी अभी, तो वहां पे टीपी और डब्ल्यूपी बराबर होते हैं। याद रखिएगा, नीट का ही क्वेश्चन है, टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी कब होगा? इन केस ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल, जब सेल मैक्सिमम साइज ऑक्युपाई कर चुकी है, जितना बड़ा सेल हो सकता है उतना बड़ा हो गया, उस केस में टीपी डब्ल्यूपी के बराबर होता है। सर हाइपोटोनिक के केस में ना, हाँ हाइपोटोनिक के केस में होगा ना सर ये? हाँ, हाइपोटोनिक में जब रखोगे, हाइपोटोनिक में तो रखना होगा, मान लीजिए आपने जैसे रखा तो अब जी सर। शुरू करेगा तो हो सकता है 1 घंटे में जाके वो टर्जिड हो, तो 1 घंटे के बाद जब टर्जिड हो जाएगा तब ये सिचुएशन आएगी। शुरू में तो टीपी बढ़ रहा है ना केवल, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि एक वुडन बॉक्स है, एक लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है तो उसकी कोई ना कोई तो स्ट्रेंथ होगी। मान लीजिए मैंने मान लिया कि वो एक्स वैल्यू है, लकड़ी के बॉक्स का जो प्रेशर लगेगा वो एक्स है। अब लकड़ी के बॉक्स के अंदर आप बैलून फुलाना शुरू करिए, तो बैलून में 0 हवा है तो 0 प्रेशर हो गया। अब आप बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, आप एयर इन्फ्लेट करते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहा है बैलून में, तो बैलून का साइज बढ़ रहा है, तो 0 से वो वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। बढ़ते 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 क्या होगा, वो वुडन बॉक्स के एरिया को ऑक्युपाई कर लेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बैलून में इतनी हवा भर दें कि वो वुडन बॉक्स को तोड़ दे, ये कभी नहीं हो सकता। वुडन बॉक्स का प्रेशर कांस्टेंट था डब्ल्यूपी, सेल वॉल का प्रेशर कांस्टेंट है, जो बढ़ेगा वो टीपी बढ़ेगा। टीपी 0 से बढ़ता 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 मान लेते हैं कि एक्स तक पहुंचेगा। जब एक्स वैल्यू आ जाएगी तो टीपी और डब्ल्यूपी बराबर हो जाएंगे, उसी कंडीशन को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। शुरू में टर्जिड नहीं होती, एक टाइम के बाद जाके टर्जिड होगी। तो जब टर्जिड हो जाएगी तब ये सिचुएशन आएगी, टीपी और डब्ल्यूपी बराबर होंगे। और ये भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में, डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स है, एक अंदर से बाहर और एक बाहर से अंदर, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर हो जाएंगे, है ना, इन मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इन मैग्नीट्यूड का मतलब है, पूछा ये गया था एआईपीएमटी में कि अगर एक टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर 12 बार है तो उसका वॉल प्रेशर कितना होगा? तो वॉल प्रेशर भी 12 बार आएगा। टर्जिड है तो इसका मतलब 12 इक्वल्स टू 12, -12 मत कर दीजिएगा कि उल्टा कर दें, -12 कर दोगे तो मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। टर्जिड सेल में निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए लिखा है बड़ा बड़ा सा कि इन मैग्नीट्यूड, ये याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, उसको डायरेक्शन के हिसाब से माइनस साइन मत लगा दीजिएगा जल्दी में। टीपी अगर 12 है तो डब्ल्यूपी भी 12 कहलाएगा, -12 नहीं, है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग से क्वेश्चन कराया आपको कि फुल्ली टर्जिड सेल होगी तो फिर ये सिचुएशन है। सर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर को एक्सीड नहीं करेगा ना, उसके इक्वल ही रहेगा। हाँ, इक्वल रहेगा, एक्सीड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि फ्लैसिड सेल होती, जैसे हमने शुरू किया था ट्रॉपिक, जो नॉर्मल प्लांट सेल थी, तो उसमें हमने टीपी को 0 कंसीडर किया था, क्योंकि हमने तब तो ना हाइपो में रखा ना हाइपर में रखा, तो जो भी था वो हमने रेफरेंस में उसको 0 सेट कर दिया कि नॉर्मल प्लांट सेल है तो टीपी 0 होगा, है ना। फिर आपने लिखा कि अगर प्लाज्मोलाइज सेल है तो टीपी कम हो जाएगा तो ये निगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू आए ये निगेटिव होगा। और अगर टर्जिड सेल है तो टीपी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो भी आए। तो यहां से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे भी पूछा गया है कि एक सेल का टर्गर प्रेशर, एक प्लाज्मोलाइज सेल का टर्गर प्रेशर 12 बार है, तो क्योंकि वो सेंटेंस में लिखा है कि प्लाज्मोलाइज सेल का 12 बार है
बट एक्चुअली वो क्या होगा -12, क्योंकि प्लाज्मोलाइज सेल के लिए टीपी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो उन्होंने प्लाज्मोलाइज सेल के ये हिंट दे दिया आपको कि टीपी 12 बार ना होके -12 है। अगर लिखा है कि सेल टर्जिड है, टीपी 12 बार है, तो डब्ल्यूपी कितना होगा, तो डब्ल्यूपी भी 12 होगा, क्योंकि टीपी और डब्ल्यूपी इस स्टेट में बराबर होते हैं। या आपको ऑप्शन दे दिए जाए 4 और कहा जाए कि प्लाज्मोलाइज सेल का टर्गर प्रेशर क्या होगा, और ऑप्शन दे दिए जाए 1, 5, 10, -2, तो बस जो माइनस है वही आंसर होगा, बिकॉज प्लाज्मोलाइज सेल है तो टीपी की वैल्यू निगेटिव आएगी। हमें वैल्यूज नहीं याद रखनी होती है ना, फिजियोलॉजी में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको कि -2 कहाँ से आ गया, -12 कहाँ से आ गया, जो भी है बस माइनस प्लस जीरो। 3 स्टेट होती हैं, 3 रेंज हो सकती हैं। नॉर्मल सेल है तो 0, प्लाज्मोलाइज सेल है तो नेगेटिव, टर्जिड सेल है तो पॉजिटिव। और पॉजिटिव होते होते वो एक लेवल ऐसा आएगा, ये ऊपर लिखा है फुल्ली टर्जिड सेल, जब वो टीपी और डब्ल्यूपी बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो क्वेश्चंस प्लाज्मोलिसिस या टर्जिड या टर्गर प्रेशर के होंगे, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो बात हो गई प्रेशर की। अभी तक हमने जो भी कुछ कंसिडर किया वो सब प्रेशर के रेफरेंस में किया। पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था पिछली क्लास में, डिफ्यूजन के लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, ऑस्मोसिस में भी कॉन्सेंट्रेशन थी। फिर हमने डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, इम्बाइबिशन में भी प्रेशर लगता है तो इम्बाइबिशन प्रेशर कहलाता है। अभी हमने टर्गर प्रेशर भी कंसिडर किया, वॉल प्रेशर भी कंसिडर किया। अब यही सारा कॉन्सेप्ट हमें एनर्जी के सेंस में पढ़ना है। अगर हम उसको एनर्जी के सेंस में पढ़ेंगे तो फिर वो कहलाएगा वाटर पोटेंशियल, जो सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एज पर थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पोटेंशियल। इसको हम साई डब्ल्यू लिखते हैं, एक ग्रीक वर्ड है साई, और वाटर के लिए डब्ल्यू लिख दिया जाता है, तो साई डब्ल्यू कहलाता है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर साई से डिनोट होगा। अब है क्या बेसिकली ये वाटर पोटेंशियल, ये केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं। पोटेंशियल मींस एट रेस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल या केमिकल एनर्जी है उसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब हमेशा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या केमिस्ट्री डिस्टिल वाटर होता है, 0 सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, देन ओनली वो सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना। तो हमारे लिए सॉल्वेंट वाटर ही है, तो इसलिए हमने सीधे सीधे वाटर लिखा हुआ है। तो केमिकल पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, और वाटर के मॉलिक्यूल्स रेस्ट स्टेट पे कब होंगे, जब वो प्योर फॉर्म में हो, क्योंकि कोई सल्यूट अगर है ही नहीं वाटर में तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करेंगे, और सल्यूट अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्योर वाटर लें, प्योर वाटर का मतलब हमेशा डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो इसके लिए साई डब्ल्यू कितना आएगा, 0, और ये वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसी में आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया है वाटर, यहाँ पे डिस्टिल वाटर है, तो यहाँ पे साई डब्ल्यू क्या आएगा, 0, विच इज मैक्सिमम। कोई सल्यूट है ही नहीं जो रिएक्ट करे, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एट रेस्ट हो गए। हमने लिखा भी यही है कि वाटर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है वाटर मॉलिक्यूल एट रेस्ट, तो साई डब्ल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी प्योर वाटर का या किसी डिस्टिल वाटर के लिए साई डब्ल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टिल वाटर है, ये सॉल्वेंट है, तो क्योंकि कोई सल्यूट है ही नहीं इसीलिए कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, सोल्यूशन बन ही नहीं रहा। अब हम इसी का सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन कैसे बनेगा, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, इसमें आप सल्यूट को ऐड कर दीजिए, तो जब आप इसमें सल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अरे इसमें आपने NaCl ऐड किया, जब आप NaCl ऐड करोगे तो क्या होगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा।
अब ये प्योर वाटर तो है नहीं, NaCl का सोल्यूशन किससे बना है? NaCl से बना और वाटर से बना। तो ये याद रखना है कि सॉल्वेंट का उसी के सोल्यूशन से कंपेयर करना है। ये नहीं करना कि आपने एक तरफ निकाला कि वाटर पोटेंशियल पानी का निकाल लेते हैं और NaCl को फॉर एग्जांपल किसी और सॉल्वेंट में घोल दें और कहें कि सर अब ये भी तो NaCl का सोल्यूशन है, वो गलत हो जाएगा। कंपेयर आपको करना है सोल्यूशन विद सेम सॉल्वेंट। सोल्यूशन बनाने के लिए जो आपने यूज किया है सॉल्वेंट, उसी से कंपेयर करना है। तो यहाँ पानी था तो हमने पानी में ही NaCl घोल के पानी और NaCl को मिला के उसका सोल्यूशन बना दिया। अब जब आप इसका साइड W निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl आप जब इसमें ऐड करोगे तो NaCl से ये वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे, तो सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक रिएक्शन हो गई, NaCl का सोल्यूशन बन गया। कुछ वाटर मॉलिक्यूल अभी बचे रह गए फ्री स्टेट में, तो जो फ्री एनर्जी बची रह गई अब उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स के हिसाब से फ्री एनर्जी थी तो हमने 0 लिखा, यहाँ पे हमने 20 ऐड किए, इसमें से 20 खर्च हो गए, तो फॉर एग्जांपल 80 बचे, तो आप 80 के हिसाब से निकालोगे तो इसका मतलब 0 से कम हो जाएगी। अगर 0 से कम हो जाएगी तो साइड W किसी भी सोल्यूशन का निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। तो साइड W किसी भी सोल्यूशन का निगेटिव ही आएगा। जितना सॉल्यूट ऐड करते जाओ उतना ज्यादा वो निगेटिव होता चला जाएगा। मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स डाले तो 10 यहाँ से खर्च हो गए, 90 बचे रह गए, शुरू में 100 थे। फिर आपने 40 ऐड किया तो 40 और खर्च हो गए, 50 बचे रह गए। फिर आपने 40 और ऐड किया, 40 खर्च हो गए, यानी टोटल 90 खर्च हो गए, 10 बचे रह गए। 10 ऐड किया, ये 10 यूज हो गए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया एज पर केमिस्ट्री। अब इससे ज्यादा अगर NaCl ऐड करोगे तो बिना सोल्यूशन के वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा बिना रिएक्ट किए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो सारे खर्च हो गए। अब कैसे रिएक्ट करेगा NaCl, तो वो नीचे जो है वो ऐसे ही बिना डिसॉल्व हुए डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो सैचुरेशन सोल्यूशन आप बनते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, तो सैचुरेटेड का मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो रिएक्शन होनी थी वो 100% हो गई, इसीलिए वो फुली सैचुरेटेड सोल्यूशन बन के तैयार हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि रेस्ट पे वाटर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी कैरी करते हैं। अगर रेस्ट पे कैरी करेंगे तो 100% कैरी करेंगे। 100% कैरी करने का मतलब वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द प्योर वाटर ऑफ द डिस्टिल वाटर इज 0। तो एक तो फिगर आपको ये याद रखना है। ठीक, फिर जैसे ही आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ये सॉल्यूट हो गया NaCl, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 से नीचे जाएगा सॉल्यूशन का। अगर वो 0 से नीचे जाएगा तो जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो वाटर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि प्योर वाटर का 0 होता है और किसी भी सोल्यूशन का निगेटिव होता है। वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ये निगेटिव होगा। और निगेटिव क्यों हुआ, ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट को ऐड नहीं करते तो 0 होता, सोल्यूट को ऐड किया तो निगेटिव हो गया। तो इट मींस की वाटर पोटेंशियल अगर निगेटिव हो रहा है तो ऑल बिकॉज ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब वाटर पोटेंशियल को जब हम मेजर करते हैं किसी प्लांट सेल के लिए, अब हम सेल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो बेसिकली ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। psi W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू psi S प्लस। सर एक बार बैक पेपर दिखाओगे, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, सब फर्स्ट वाला भी दिखा देना पेपर। आप लोगों को PDF फाइल मिली क्या? नो सर, जो No, ऐप sir. है उसमें मिल रही। ऐप में तो सर कुछ भी स्टडी मटेरियल नहीं है शायद। ओके, आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जितने लोग आप क्रैश कोर्स में अभी लिखे हो? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं है, बना सकते हो अगर Yes, एक sir. दूसरे के नंबर शेयर करने से कोई दिक्कत ना हो तो, है ना। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लो तो मेरा नंबर तो आपके पास आ ही रहा होगा। नहीं, पता नहीं। नहीं, नो अच्छा, सर। नहीं आ रहा, चलो ठीक है। मैं अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही होगी, तो इसलिए क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं किसी एक को दे दूंगा जो भी ग्रुप बनाए, आप मुझे ऐड कर लीजिएगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका सारा PDF मैं आपको भेज दूंगा। स्टडी मटेरियल तो मिल ही जाएगा आपको, PDF भेज दूंगा तो फिर उससे कोई इशू नहीं आएगा आपको।
वैसे आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिलहाल के लिए ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है पेज? यस सर। पूरा आ रहा है? ठीक है, हटाऊं? यस सर, फर्स्ट पेज दिखा दो। कब फर्स्ट पेज? हाँ जस्ट मिनट में सेट कर देता हूँ इससे पहले। अब ले सकते हो आप। हो गया? नहीं तो सर आप हर्ष सर को ही बोल दो ना, उनके पास तो सारे नंबर है ही, वही कर देंगे यार। ठीक है, तो मैंने तो उन्हें बोला था, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बाई चांस वो नहीं कर पाए मैं, ठीक है फिर से करके देखता हूँ। हाँ जी सर, नहीं तो फिर आप ही नंबर दे देना, ऐड कर हाँ, ठीक है, मतलब मैं जो भी क्लास है। के लास्ट में दे दूंगा। आपको, आप किससे कांटेक्ट करते हो? मुकुल सर से? पार्डन सर? आप किससे कांटेक्ट करते हो, किस सर के कांटेक्ट में आते हो? कमल जोशी सर के? नहीं हर्ष सर। हर्ष सर के, ठीक है, मैं हर्ष को मेल कर दूँ, वो कर दूंगा, वो सारा पीडीएफ भेज दूंगा। ओके सर। ओके चलो, हम वाटर पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। सो ये वाटर पोटेंशियल, अगर आपको लिविंग स्टेट में निकालना है, मान लीजिए हमारे पास सेल है, क्योंकि हमें प्लांट सेल के हिसाब से पढ़ना है, तो जो किसी भी सेल के अंदर जो सोल्यूशन होगा, जिसे आप सेल सैप बोल देते हो कि सेल में सोल्यूशन है, तो सेल सैप कहलाएगा। तो किसी भी सेल सैप का जो निकलेगा वाटर पोटेंशियल, वो उसमें दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, साई एस, साई पी। साई एस क्या कहलाता है? इसको हम सल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, ये सल्यूट की वजह से, और ये निगेटिव होगा। सर ये फिर से बताना क्या बताया था आपने? अब आप, जैसे हमने ये तो कॉन्सेप्ट साई डब्ल्यू क्या है, एक गिलास पानी को एग्जांपल लेके समझ लिया, ठीक है, ये 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया तो पोटेंशियल कम हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो गया। जब आप एक प्लांट सेल लोगे, तो प्लांट सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें वैक्यूल के अंदर भी तो पानी और सल्यूट ही तो है, तो वैक्यूल में भी तो सोल्यूशन है, सेल के अंदर भी सोल्यूशन है। तो अगर आप किसी प्लांट सेल के अंदर सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निकालेंगे, तो वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है सल्यूट के पोटेंशियल पे, जो उसमें सॉल्ट होगा, जो सल्यूट का काम करेगा, और एक उसमें आता है प्रेशर का पोटेंशियल, साई पी लिखते हैं इसे, प्रेशर पोटेंशियल। सर दिख नहीं रहा, आप पेज नीचे कर लीजिए। तो एक सल्यूट पोटेंशियल है और एक प्रेशर पोटेंशियल है। अब प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर है ना, जिसको आपने प्रेशर के नाम से दिया था टर्गर प्रेशर, उसी को एनर्जी के टर्म में, क्योंकि हम केमिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी के टर्म में या फ्री एनर्जी के टर्म में क्या कहलाएगा? प्रेशर पोटेंशियल कहलाएगा। तो टीपी और प्रेशर पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो साई पी और टीपी हमेशा बराबर होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हमने अभी लिखा है कि साई डब्ल्यू किसी भी सोल्यूशन का निकालेंगे तो ये कैसा होगा? निगेटिव। तो एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि किसी भी सोल्यूशन का साई डब्ल्यू निगेटिव होता है, तो क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? सल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर क्या है? ये तो जीरो होगा अगर सेल नॉर्मल है, तो टर्गर प्रेशर जीरो था, या फुल्ली टर्जिड है तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा? वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब किसकी वजह से निगेटिव आ रहा होगा? इसकी वजह से, है ना। ये जीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव हो सकता है। प्लाज्मोलाइज वाला जो केस आपने पढ़ा है, वो तो नेचर में कभी पॉसिबल नहीं है। नेचर में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होती। तो एक फिनोमिना है कि हम अगर हाइपोटोनिक पे रख दे तो क्या होगा? नेचर में दो ही कंडीशन है, या तो सेल फ्लैसिड होगी या सेल टर्जिड होगी। नेचर में प्लाज्मोलाइज सेल नहीं होती। किसी भी प्लांट या ट्री को अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो जाए। ये तो हम कर सकते हैं कि आपने एक गमले में पौधा लगा हुआ है, आपने ले जाके उसमें नमक का पानी डाल दिया तो अपने आप पौधा मर जाएगा। चीनी का पानी डाल दीजिए, शुगर सोल्यूशन डाल दीजिए तो भी मर जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। तो ये तो हमारी वजह से हुई। नेचर में तो ऐसा है नहीं। अगर सॉल्ट वाले एरिया में प्लांट रह रहे हैं तो भी उनकी लाइसिस तो नहीं हो रही ना, वो सॉल्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्टेशन जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी में दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि नेचर में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होती। जो टीपी निगेटिव वाला केस आपने पढ़ा, टीपी निगेटिव जो आता है प्लाज्मोलाइज केस में, वो नेचर में पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, प्रैक्टिकल कर ले लैब में तो पॉसिबिलिटी उसकी भी है। नॉर्मल केस में क्या होगा? टीपी या तो जीरो होगा, फ्लैसिड सेल है, अगर टीपी जीरो कर दोगे तो साई पी जीरो हो गया, साई पी जीरो हो गया तो साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस। अब अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव रहा होगा,
इसीलिए लिखा है कि सॉलिड पोटेंशियल निगेटिव होता है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल भी निगेटिव आता है। और अगर ये जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू में है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू इस निगेटिव वैल्यू से डिडक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ फिगर निगेटिव आएगा, जो निगेटिव आएगा वो ये निगेटिव बन जाएगा। तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो निगेटिव होता है। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। जैसे ये टर्गर प्रेशर है, ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। बट यहाँ पे मैंने बराबर का साइन नहीं बनाया, यहाँ पे सर्कल का साइन बनाया है ना। इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, ये बराबर है। ये आपको याद रखना होगा है ना, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज क्लियर है ना। साई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साई एस हमेशा निगेटिव वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है, जबकि साई पी इक्वल है किसके? टर्गर प्रेशर के। याद कर लीजिए बस, इसका डेरिवेशन तो नहीं पढ़ सकते अभी हम, बट ये याद कर लीजिए, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। बट अगर कहीं पे लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर 10 बार है, तो साई एस कितना होगा? तो बेसिकली वो -10 होगा, बिकॉज साई एस इक्वल्स टू माइनस वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिराइव करने का एक पूरा मेथड है, बट अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे। अभी बस आपको जो बॉक्स में लिखा गया है वो याद रखना है कि साई एस -OP के बराबर है और साई पी टीपी के बराबर। इसी बेसिस पे एनसीईआरटी ने लिखा कि अगर साई एस निगेटिव होगा तो सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निगेटिव आएगा, जो कि नॉर्मली आता ही है। तो ये साई डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट हो गया है ना। फिर अब अगर हम एक ओवरऑल देखें, क्योंकि हमें हर जगह रीजनिंग में ये पढ़ना होगा कि वाटर का मूवमेंट अगर होता है तो कहाँ से कहाँ होता है। हमें फर्स्ट क्लास का आपको याद हो तो हमने एक रेफरेंस पढ़ा था, और उस रेफरेंस में हमने लिखा था कि हमारा रेफरेंस हाई टू लो है। मैं आपको एक जितना भी हमने पढ़ा उसको समराइज कर देता हूँ, है ना। हमारा एक रेफरेंस था, एंड दैट रेफरेंस इज हाई टू लो। एक मिनट बेटे, ये क्या हुआ? देख रहा है आप लोगों को? सर हाँ सर जो आपने बोला था सल्यूट का वो जो रहेगा वो हम नेगेटिव वैल्यू होगी, इस वजह से वो नेगेटिव आएगा। हम्म। लेकिन अगर सर टर्गर प्रेशर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो उस हिसाब से उसका नहीं आ जाएगा? लेकिन लिविंग सेल में कभी होगा तो नहीं ना ये। या फिर अच्छा ठीक है, तो हम उसको ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो फ्लैसिड है और बस जो नॉर्मल कंडीशंस पे हाँ हो रहा बस है। हाँ, ये हम प्लांट सेल के लिए पढ़ रहे हैं, अब जो भी कुछ पढ़ रहे हैं। तो ठीक है नेचर सर। में ये कभी आएगा नहीं कंडीशन, है ना, कि नेचर में ये वाली वैल्यू आप इतनी बढ़ा दें कि वो माइनस करके ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि साइड डब्ल्यू पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो दुनिया में ठीक कोई है। भी ऐसी सेल या स्टेट नहीं आएगी जिसमें साइड डब्ल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो हम रेफरेंस की बात कर रहे थे, रेफरेंस हमारा हाई टू लो है। अब मैं एक सिर्फ समराइज करने के लिए, बाकी हमने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है। हमने सबसे पहले डिफ्यूजन पढ़ा था। तो डिफ्यूजन में हमने लिखा था फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यही तो पढ़ा था। डिफ्यूजन में जो भी चीजें मूव करेंगी, डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेंगे। फिर आपने इसी को पढ़ लिया था डिफ्यूजन प्रेशर के सेंस में, तो भी हमने यही पढ़ा था कि मूवमेंट तब भी वैसे ही होगा, बट हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे वो डीओ का एग्जांपल दिया था कि डीओ के अंदर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस हाई प्रेशर में है, और एटमॉस्फेयर या रूम के अंदर आप है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो लो हो गया। और जैसे डीओ को प्रेस किया, फ्री सरफेस हुई, डीओ कैन से बाहर निकल के परफ्यूम रूम के अंदर आ गया। तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर हुआ। फिर हमने पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तब भी यही था कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन या हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। बस इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे एक कैरियर आ गया था। फैसिलिटी क्या थी? कैरियर प्रोटीन ही तो था। तो एक कैरियर की वजह से बस आया, यहाँ भी हाई टू लो, यहाँ भी हाई टू लो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे प्रेशर। फिर आपने पढ़ा ऑस्मोसिस।
उसमें ये था कि मूवमेंट वाटर का होगा, फिक्स था, है ना। तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, फिक्स है। लो कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट सिर्फ वाटर का होगा, और इसके लिए फिर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत थी अक्रॉस एसपीएम। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज थी कि अगर दोनों तरफ सोल्यूशन होते, तो अगर पानी यहाँ ज्यादा होगा, पानी यहाँ कम होगा, पानी यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे सल्यूट कम होगा, तो ये लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आएगा। और अगर ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है तो यहाँ पे हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप दोनों तरफ सोल्यूशन बना दोगे तो यही पॉसिबिलिटी तो आएगी। सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऑस्मोटिक प्रेशर के, इसका मतलब ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये क्या कहलाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। और मूवमेंट तब भी ऐसे ही होगा। इसका रेड से इसीलिए लिखा है दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे मूवमेंट हाई टू लो नहीं हुआ। मूवमेंट कैसा हुआ, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, या लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हाई वाटर है, ये लो वाटर है, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। पानी ज्यादा है सल्यूट कम है तो ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो गया, या पानी कम है सल्यूट ज्यादा है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। और वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है ऑस्मोसिस में, यही मेंशन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ऑस्मोसिस के लिए लो टू हाई आया, बाकी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब कैसा आया, हाई टू लो आया। फिर आपने क्या पढ़ा, इम्बाइबिशन। और इम्बाइबिशन में भी क्या था, हाई वाटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हाई इम्बाइबिशन प्रेशर से लो इम्बाइबिशन प्रेशर, तब भी हाई टू लो ही आया, चाहे कॉन्सेंट्रेशन में डिफाइन करो या प्रेशर में डिफाइन करो, कोई चेंज नहीं आया, है ना। जैसे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा आपने पानी में डाला तो लकड़ी सूखी है तो इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि जब आप सूखी लकड़ी को पानी में डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को वो इम्बाइब करेगी। बट अगर एक गीली लकड़ी होती, ऑलरेडी एक लकड़ी फूली हुई है पानी में, उसको पानी में डालोगे तो तब तो इम्बाइबिशन नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। तो इम्बाइबिशन भी हाई इम्बाइबिशन प्रेशर से लो इम्बाइबिशन प्रेशर पे वाटर का मूवमेंट होगा, है ना। यहाँ ऑफ सॉल्वेंट था, ऑस्मोसिस में भी सॉल्वेंट या वाटर ही कंसिडर किया गया है। डिफ्यूजन में आप कुछ भी कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी हो सकता है और किसी भी स्टेट में हो सकता है, ये हमने डिफ्यूजन में पढ़ा हुआ है। और जो वुड होती है उसका इम्बाइबिशन होता है तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। हाँ, अगर हटा दोगे तो, जैसे लकड़ी फूल गई है तो पानी में, और अगर आपने उसको पानी से बाहर निकाल दिया तो वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी, सूख जाएगी। तो लेकिन जो उसमें जो क्रैक्स आ जाते हैं वो भी फिल हो जाते हैं। क्रैक्स फिल नहीं होंगे, क्रैक्स के फिल होने का रीजन तो वो एनाटॉमी के हिसाब से सेकेंडरी ग्रोथ का ऑप्शन है। जो चीज टूट जाएगी वो जुड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपने लकड़ी को पानी में डाला और वो स्वेल कर गई तो पानी से बाहर निकाल के वो श्रिंक करके वापस हो जाएगी। जैसे होता है ना बरसात में दरवाजे बंद नहीं होते क्योंकि वो फूल जाते हैं, पानी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है तो लकड़ी ने पानी को सोख लिया। तो ऐसा था ना कि हम दरवाजे को काट के छोटा करेंगे ताकि बंद हो जाए, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद क्या होगा, वाटर इवोपरेट कर जाएगा, दरवाजे खिड़की फिर से बंद होने लगेंगे, है ना। जैसे वो जेल बॉल्स आती है ना मार्केट में, पानी में डालोगे तो स्वेल कर जाएंगी, पानी से बाहर निकालोगे तो श्रिंक कर जाएंगी। अगर जेल की क्वालिटी अच्छी है तो आप ये काम इनडेफिनेट टाइम्स कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे और फैक्टर्स पर क्योंकि डिपेंडेंट चीजें होती हैं तो जेल टूटने लगता है, तो वो शेप नहीं आएगा बॉल का। लेकिन जेल की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप इसे कितनी बार कर सकते हो, पानी में डालिए स्वेल कर जाएगा, पानी से बाहर निकालिए श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रही ना। इम्बाइबिशन में तो सरफेस पे पानी आया, केवल इवोपरेट हो गया, बराबर हो गया, इस तरीके से आएगा। ओके सर। और लास्ट में भी हमने डिस्कस किया है वाटर पोटेंशियल, साई डब्ल्यू, और यहां भी यही आएगा, वाटर ही मूव करेगा फ्रॉम एरिया ऑफ हाई साई डब्ल्यू टू दैट ऑफ लो साई डब्ल्यू, है ना। ये भी वाटर के लिए था। वाटर लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है, एक ही बात है ना, क्योंकि हमारे लिए फिक्स है
सॉल्वेंट मीन वाटर। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसलिए मैंने कहीं पे सॉल्वेंट लिखा है, कहीं पे वाटर लिखा है, तो माइंड में क्लियर रखिए। केमिस्ट्री के लिए सॉल्वेंट बहुत सारे हो सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट के लिए सॉल्वेंट एक ही है, वाटर। तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप देखोगे तो केवल एक चीज थी, या आप ये भी नोटिस कर, ये चीज क्या थी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, कहाँ यहाँ पे केवल लो टू हाई लिखा हुआ है, बाकी जितने भी ब्लू से लिखे हैं वो सब हाई टू लो लिखे हैं। जैसा कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेडियंट वैसे ही मूव करना है, तो इट मीन्स ये सब कैसे होंगे, पैसिव होंगे। हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि जब अलोंग द ग्रेडियंट चीजें होती हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, वाटर पोटेंशियल, इन सब में कहीं कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, कहीं भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम नहीं गए। इवन ऑस्मोसिस में भी हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं जा रहे, लेकिन बस डेफिनेशन को डिफाइन इस सेंस में कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ सोल्यूशन है तो दोनों तरफ दो चीजें हैं, सॉल्वेंट भी है सल्यूट भी है। तो सॉल्वेंट के लिए अगर हाई टू लो है तो सल्यूट के लिए लो टू हाई हो जाएगा, इसीलिए केमिस्ट्री में दोनों डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई टू लो, और उसी सॉल्वेंट में जो सल्यूट है उसके रिस्पेक्ट में आएगा तो मूवमेंट लो टू हाई। मूव सॉल्वेंट ही करेगा, सल्यूट मूव नहीं करता। अगर आपने सल्यूट को मूव करा दिया तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अभी हम सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे थे। ये समरी जरूर याद रखिएगा, इसी से सारे हेलो प्रोसेस सॉल्व होंगे। हाँ बोलो बेटा। सर, इम्बाइबिशन में इम्बाइबिशन में हीट रिलीज होती है, वो कैसे होती है? हीट रिलीज होती है तो रेडिएट कर जाएगी एनवायरनमेंट में, उसका कुछ नहीं होगा, वो तो रिलीज हो गई है ना। ओपन सिस्टम में तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, मतलब आई डोंट नो आपने कितना किया है, बट अगर आप आटा गूंदोगे है ना, सर राजमा को भिगा के रखोगे रात भर तो वो भी तो गर्म हो जाता है पानी। हाँ सेम यही एग्जांपल है। राजमे को भिगो दीजिए, चने को भिगो दीजिए, या आटा भी गूंदेंगे तो कि हाथ आपको गर्म लगेंगे अपने। अगर आप जाड़ों में आटा गूंदिए तो आपको आटा गूंदने के बाद गर्म लगेगा। तो गर्म क्यों लग रहा है? बिकॉज वो हीट रिलीज हो रही है, उसे कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग। गीले होने में जो हीट रिलीज हो रही है, गीले होने से मतलब यहाँ पे ये है कि आपने एक इम्बाइबेंट में वाटर को इम्बाइब करा दिया, आटे में पानी को आपने सुखा दिया। आटा कोई पानी गीला था ना होगा। जितने भी कोलाइड्स होते हैं, जैसे लाइक टूथपेस्ट है या लिक्विड हैंड वॉश आता है या सोप आता है, शैम्पू आते हैं, तो ये सब कोलाइडल सोल्यूशन ही तो है। गीले हैं बट पानी नहीं अलग हो सकता इनसे। आप सोचे कि इन्हें धूप में रख देंगे और टूथपेस्ट सूख जाएगा या शैम्पू ड्राई हो जाएगा पाउडर जैसा, तो ऐसा तो ना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चीनी को पानी में घोल के धूप में रख दिया तो ठीक है, वाटर एवोपरेट कर जाएगा, शुगर के क्रिस्टल्स नीचे आ जाएंगे। तो सोल्यूशन दो टाइप के पड़ते हैं ना, एक आइडियल सोल्यूशन एक और कोलाइडल सोल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही इम्बाइबेंट की प्रॉपर्टीज अलग है, वो नॉर्मल सल्यूट के जैसी नहीं होती। इसीलिए वहां पर सल्यूट सॉल्वेंट की जगह जो वर्ड हमने यूज किए थे वो इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट यूज किए थे, रादर देन सॉल्वेंट एंड सल्यूट हमने इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट लिखा था, क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, वहाँ फिजिकल प्रोसेस है। सिर्फ वाटर को सरफेस पे स्टिक करके रख लिया गया। वॉल्यूम तब भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर अगर सरफेस पे इकट्ठा होगा तो स्वेलिंग तो होगी, ओवरऑल वॉल्यूम तो उस चीज का बढ़ जाएगा। खाने वाले गोंद को पानी में डालेंगे तो वो फूल के स्वेल कर जाएगा, और पानी से बाहर निकालेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा। ये इम्बाइबिशन कहलाता है। और जो सरफेस पे सर वाटर स्टिक उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। हाँ, कहते हैं उसे एब्जॉर्प्शन ही है, बट एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशल टाइप का एब्जॉर्प्शन। तो एक ही बात है, उन्होंने स्पेशल टाइप मेंशन कर दिया क्योंकि हम वाटर के रिस्पेक्ट में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने उसी हिसाब से उसे कंसिडर किया। बट कहीं अगर दोनों में से ऑप्शन चूज करना हो तो एड्सॉर्प्शन आएगा। इम्बाइबिशन इज एड्सॉर्प्शन, एडी आएगा। तो यहाँ तक प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे बेसिक प्रोसेस थे, जिनके बेस पे आपको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करने होते। जैसे अब हम वन बाय वन प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे अभी वाटर एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि पानी रूट से एब्जॉर्ब होकर ट्री के टॉप तक जाता है, या मान लीजिए लीफ में जा रहा है। सिंपल बात है, रूट से लीफ में जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, रूट में आया क्यों पानी? तो उसका रीजन ये होगा, आप इनमें से कोई भी चीज कंसीडर कर लीजिए, जो भी मैंने अभी आपको समरी में लिखा ना,
कि मिट्टी से रूट हेयर में कैसे पानी आ रहा है, तो या तो कह लीजिए कि मिट्टी में पानी ज्यादा है, रूट हेयर में पानी कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सॉइल में है और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रूट हेयर के अंदर है, तो वाटर का मूवमेंट हाई टू लो होता है, इसका मतलब वो डिफ्यूजन से एंटर कर जाएगा। सिंपल हो गया, इसीलिए डिफ्यूजन पढ़ाया गया आपको। इसी तरीके से मान लीजिए रूट हेयर की सेल वॉल को क्रॉस कर लिया, अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। सेल मेम्ब्रेन है तो सेमी परमेबल हो जाएगी, तो भी ऑस्मोसिस का फैक्टर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने सेल वॉल के ऊपर पढ़ेंगे एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, तो उस हिसाब से सबके आंसर इसी चीज से आएंगे। जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आपको पढ़ रहे हैं सबका रीजन इस टॉपिक से आएगा, तो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। पुरानी एनसीईआरटी में इसको कहते थे वाटर प्लांट वाटर रिलेशंस, प्लांट की वाटर के साथ रिलेशंस क्या है, क्योंकि वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया, बट प्लांट के अंदर अलग अलग फिजिकल और केमिकल फिनोमिना आते हैं। इम्बाइबिशन इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड बाकी सारे जो है वो फिजियोकेमिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह आएंगे। इम्बाइबिशन आप फिजिकल प्रोसेस में कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन प्रोसेस की, एंड आवर फर्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हमें पढ़ना है दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन। सिंपल है, अब इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन में तो एटलीस्ट कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं दे रखी हैं, वैसे भी अभी फिलहाल हम क्रैश के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, अब एनाटॉमी में डाइकॉट और रूट मोनोकॉट रूट का डायग्राम बना हुआ है, वैसे तो यहाँ भी बना है एनसीईआरटी में, बट अगर आप देखेंगे तो उसमें डायग्राम बना हुआ है। एक रूट का डायग्राम बना हुआ है, रूट हेयर बन गया, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस आएगा, उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, पेरीसाइकिल आएगा, अंदर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम आएगा। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है रूट हेयर से लेके रूट के जाइलम तक। जैसे ये प्लांट है, ये पेन सीधा रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो रूट हेयर यहाँ होगा, यहाँ कहीं रूट हेयर है, तो रूट हेयर से जाइलम तक जो पानी आएगा वो वाटर एब्जॉर्प्शन है। फिर जाइलम से ट्री के टॉप तक जाएगा। ये अगला टॉपिक है वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, जिसमें रूट प्रेशर थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है फ्रॉम रूट हेयर टू रूट मेटाजाइलम। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम आपने पढ़े ही होंगे एनाटॉमी में। जो मैच्योर जाइलम होता है वो मेटाजाइलम कहलाता है, जो इमैच्योर जाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। तो रूट हेयर से लेके मेटाजाइलम तक जो पानी जाएगा उसी को वाटर एब्जॉर्प्शन बोल दिया। अब वाटर एब्जॉर्प्शन का मेन ऑर्गन क्या है, आप जानते ही हैं, रूट। रूट में भी जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से होता है, रूट हेयर से। अब हम जर्नल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब बायो का पेपर आएगा तो आपको ये भी याद रखना है कि हमने इससे पहले चीजें क्या पढ़ी हुई है। मान लीजिए कोई प्लांट पानी में है, रूटलेस हाइड्रोफाइट, कभी सुने हो आपने, हाइड्रला रूटलेस है, उसमें रूट नहीं होती। अब हाइड्रला के अंदर पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा, यहाँ तो डेफिनेशन में लिखा है फ्रॉम रूट हेयर, तो जो चीज पूरी पानी में है उसे एब्जॉर्ब क्या करना, वो तो डिफ्यूजन कहीं से भी कर लेगी, है ना। जैसे मान लीजिए अर्थवॉर्म है कि वो स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, माउथ से तो पानी ले ही सकता है, बट वो मॉइस्ट स्किन है तो वाटर कहीं से भी आ जाएगा, नमी वाले एरिया में है। तो ऐसे यहाँ भी है कि जो प्लांट पूरा पानी में है उसके लिए जर्नल बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो ये जो कहते हैं ना क्लॉजेस, टर्म्स कंडीशन, ये टर्म्स कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है ना बॉटनी या जूलॉजी में, स्पेशली बॉटनी की बात अगर मैं करूँ तो जो चीजें एक्सेप्शनल है ना, आप मान के चलिए कि चांसेस आर देयर कि वही आपसे पूछा जाएगा। जो कॉमन है वो क्यों पूछा जाएगा, लीफ का काम फोटोसिंथेसिस होता है, ये तो 6th क्लास की बुक में भी लिखा हुआ है। रूट फोटोसिंथेसिस कहाँ करती है ये आप 11th 12th में या नीट के हिसाब से पढ़ते हैं। स्टेम फोटोसिंथेसिस कहाँ करेगा, फ्लावर का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे ही रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ये तो डेफिनेशन में लिखा है। जहां रूट नहीं है वहां वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो रूट तो है ही हर जगह, बट जर्नल बॉडी सरफेस भी हो सकती है। ये कहाँ मिलेगा, इन हाइड्रोफाइट्स, जो पौधे पानी में हैं उनमें। वेलम एंड टिश्यू होता है,
एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ये कहाँ होता है? एपीफाइट्स में। एपीफाइट्स का मतलब है प्लांट के ऊपर प्लांट अगर है तो, जैसे ऑर्किड्स होते हैं। ऑर्किड की जो रूट है वो सॉइल में तो होती नहीं, वो हवा में हैंग करती है, तो जो एयर में मॉइस्चर होगा उसी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ऐसा होने के लिए इनकी रूट के अंदर एक टिश्यू है, उसे हम वेलामेंट टिश्यू कहते हैं, और उसी से ये पानी पे एब्जॉर्ब करती है। मैंग्रोव भी सर इसी में आता है? नहीं, मैनग्रूव तो आएगा वो हैलोफाइट में आएगा, मैनग्रूव इनमें नहीं आएगा। मैनग्रूव में रूट प्रॉपर ये काम करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन में मैनग्रूव, अगर मैनग्रूव प्लांट में अगर वाटर एब्जॉर्प्शन है तो वो रूट ही करेंगी, उसमें कोई और स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हालांकि सर उनमें रूट तो उसमें पानी के बाहर होती है ना? हाँ, वो बाहर है तो क्या हुआ, वो काम तो रूट से ही कर रही है ना। वो बाहर गैसियस एक्सचेंज के लिए है, क्योंकि मिट्टी के नीचे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए बाहर निकल के आ गई, एयर में आ गई। वाटर एब्जॉर्प्शन तो रूट ही करेंगी वहां पे। अभी टॉपिक तो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है ना। ओके सर। तो ऑर्गन जो वाटर एब्जॉर्प्शन की है वो इस तरीके से आ सकते हैं। और आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में रूट हेयर जोन, रूट के डायग्राम में रूट हेयर जोन बनाया गया है। तो जो मैचुरेशन जोन है जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहीं पे रूट हेयर्स होते हैं, और ये रूट हेयर्स ही प्राइम ऑर्गन है। प्राइम ऑर्गन तो यही आएंगे, बट अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इवन अगर एक कट प्लांट है, जैसे एक फ्लावरिंग ट्विग है, आप फ्लावर वाली शॉप पे जाइए, बुके में से एक रोज की स्टिक निकाल लीजिए, तो रोज की बड होती है, उस स्टिक को पानी में डाल दीजिए तो रोज फ्लावर खिल जाता है ना, बड ओपन हो जाती है। इसका मतलब पेटल तक पानी तो गया ना, तो जो कट सरफेस थी वहां से भी पानी चला जाएगा। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन अलग अलग जगह से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रूट कंसिडर आप करें, बट ठीक है, जनरल केस में रूट। वाटर एब्जॉर्प्शन जब होगा तो ये दो टाइप्स के आपने पढ़े हैं पाथवे। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कंसिडर कर लीजिए। क्या क्या पढ़ा था आपने? एक एपोप्लास्ट पढ़ा होगा, और एक सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। एपोप्लास्ट क्या होता है? ये एपो मतलब आउटसाइड, प्लास्ट मतलब प्लाज्मा, सिम मतलब कनेक्शन, प्लास्ट मतलब प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा से प्लाज्मा में होगा और ये प्लाज्मा के बाहर होगा। दिस इज आउटसाइड प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म से बाहर क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म से बाहर तो आएगा सेल वॉल एंड ऑब्लिक, और सेल वॉल तो आएगा ही, बट अगर दो सेल है तो दो सेल के बीच में स्पेस भी हो सकता है, इंटर सेलुलर स्पेस, दोनों भी हो सकते हैं, इसीलिए एंड ऑब्लिक और लिखा है। मान लीजिए आप कॉर्टेक्स बनाओगे तो कॉर्टेक्स लूजली अरेंज पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा सेल्स के बाहर सेल वॉल हो गई और दो पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में स्पेस भी आ जाएगा। बट अगर कॉलनकाइमा बनाओगे तो फिर उसमें स्पेस नहीं आएगा लेकिन सेल वॉल होगी। लेकिन दोनों ही चीजें प्रोटोप्लाज्म से बाहर हैं, इसलिए इनसे अगर पानी मूव करेगा वाटर एब्जॉर्प्शन में तो वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाएगा। ऐसे ही सिम्प्लास्ट का होगा, ये थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा से जो होगा एक जगह से दूसरी जगह जो होगा वो सिम्प्लास्ट पाथवे कहलाएगा। जैसे एक डायग्राम बना हुआ है बुक में आपके सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को लेके, मैं स्पेस नहीं बना रहा, मतलब बुक में स्पेस नहीं बना हुआ है। ये सेल वॉल और मिडिल लैमेला बन गई, और इस तरीके से सेल बनी हुई है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख दिया कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाएगी, आएगी तो पूरी, लेकिन हम सेक्शन काट के बना हुआ, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में होती है। एंडोडर्मिस से बाहर आप इधर मान लीजिए कि ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस हो गई, तो अंदर क्या आएगा? पेरीसाइकिल आएगा या जाइलम आएगा इसके बाद।
बीच में ये एंडोडर्मिस हो गई। अब इसमें अगर पानी यहां से यहां जा रहा है, ये जहाँ पे एरो बना हुआ है ऊपर बड़ा सा, तो ये प्रोटोप्लाज्म से बाहर है, ऐसे पानी यहां से यहां मूव करके जा सकता है। तो जो ये वाला एरो बना है, ये एरो क्या है, ये एपोप्लास्ट है, आउटसाइड प्रोटोप्लाज्म। और अगर यहां से जा रहा है स्पेस से, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिम्प्लास्ट है। एंडोडर्मिस तक तो कैसे भी आ जाए, मेनली एपोप्लास्ट होगा। एंडोडर्मिस के बाद, क्योंकि एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे क्या है, ये जो लेयर है, इस लेयर पे वैक्स का डिपोजिशन है, पूरा एक वैक्सी कनेक्शन हो गया। तो जो पानी है वो यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकता, वैक्स को क्रॉस करके तो जाएगा नहीं, तो ये ऊपर से तो जा नहीं सकता। कहाँ से जाएगा, सिर्फ अंदर से ही जा सकता है। तो एंडोडर्मिस के बाद तो मेनली कैसा होता है, सिम्प्लास्ट। एंडोडर्मिस से पहले कैसा होता है, एपोप्लास्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि एपोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा, फ्रॉम रूट हेयर अप टू एंडोडर्मिस। पाथवे कैसा है, मेनली एपोप्लास्ट। और बियॉन्ड एंडोडर्मिस अप टू मेटाजाइलम, ये कैसा है, मेनली सिम्प्लास्ट। मेनली लिखा है, ओनली नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सिम्प्लास्ट हो सकता है, यहाँ पे भी एपोप्लास्ट हो सकता है ना। बट मेनली इस तरीके से आएगा कि एंडोडर्मिस से पहले एपोप्लास्ट और एंडोडर्मिस के बाद सिम्प्लास्ट, है ना। तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे दिए हुए हैं। फिर एक चीज ये लिखी है कि सिम्प्लास्ट, मान लीजिए यहां से यहां हो रहा है कोई चीज, ये कैसे होगा, डिफ्यूजन ही हुआ। मान लीजिए पानी यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ गया, कैसे भी आ गया। अब ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये फ्री सरफेस है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर डिफ्यूज करके आ गया। अब पानी यहाँ आ गया ज्यादा, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आ गया, ऐसे मूव करता जाएगा। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। बट यहाँ देखोगे तो ये क्या है, सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट में, सेल्यूलोज की, और या फिर लिग्निन की आएगी। और आपको मैंने पिछली क्लास में दिखाया था कि लिग्निन और सेल्यूलोज की इम्बाइबिशन कैपेसिटी होती है। तो पानी अगर सेल वॉल से सेल वॉल पे जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, इम्बाइबिशन। यहाँ वाटर ज्यादा हो गया, इम्बाइब होके, यहाँ पे रिएक्शन कुछ नहीं हो रही, इम्बिबिशन है, इम्बाइबिशन हो गया। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कैसे जाएगा, ये हाई इम्बाइबिशन एरिया, ये लो इम्बाइबिशन एरिया, हाई टू लो मूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ये मूव करते हैं। अगर सेल वॉल के ऊपर से जा रहा है तो ड्यू टू इम्बाइबिशन जा रहा है, ये एपोप्लास्ट हो गया। और अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर इन पोर से जा रहा है, ये पोर क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर प्लाज्मोडेस्मेटा से जा रहा है तो कैसे होगा, तो फिर वो सिम्प्लास्ट पाथवे कहलाएगा ना। एक रफ डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी से, एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दो अलग अलग टाइप के पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। इसके बाद वो एक डायग्राम सा बना हुआ है रूट का, जो एनाटॉमी का डायग्राम है कि पहले रूट हेयर में आएगा, फिर रूट हेयर से कॉर्टेक्स में। चाहो तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, एक बार उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रूट की एपिडर्मिस है, इसी से मान लेते हैं कि ये रूट हेयर बन गया। ये रूट हेयर सिंगल सेल के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, एंडोडर्मिस। यहाँ क्या है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स। रूट में हाइपोडर्मिस तो होती नहीं। इसके बाद पेरिसाइकिल की लेयर आ जाएगी, और उसके बाद आएगा यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। अगर आप ये पूरी सर्कल बनाएंगे तो बुक में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको, अगर ये डाइकॉट की रूट है तो यहाँ पे 4 जाइलम होते हैं, इस तरीके से आएगा डायग्राम कुछ।
तो मैं एक बना दे रहा हूँ कि ये एक सेल है। इस तरीके से, है ना। जो टिप पे, अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये रूट हेयर हो गया, ये रूट की एपिडर्मिस हो गई, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गई, ये प्रोटोजाइलम है, और नीचे यहाँ पे जो आएगा वो मेटाजाइलम। हमें जाइलम से ही मतलब है, फ्लोएम और पिथ इन सबसे मतलब फिलहाल है नहीं, तो जितना है उतना ही हमने बनाया। अब आपने पढ़ा है कि रूट की जो एंडोडर्मिस होती है उसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है जिसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो मैं ये रेड लाइन से बना दे रहा हूँ। कैस्पेरियन स्ट्रिप हर इस सेल पे होती है एक को छोड़ के, और वो कौन सी है, जो प्रोटोजाइलम के सामने आती है। मैंने बीच में एक सेल छोड़ दी, ये प्रोटोजाइलम है तो इसके सामने वाली जो सेल छोड़ी वो सेल क्या है, पैसेज सेल कहलाती है। इट इज जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, क्योंकि अगर यहाँ पे भी आपने क्या, ये रेड लाइन क्या है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन की। सुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल है। अगर आप पूरी एंडोडर्मिस पे वैक्स लगा दोगे तो पानी अंदर कैसे जाएगा, तो आपको वो सेल छोड़नी होगी जो प्रोटोजाइलम के सामने हो, और प्रोटोजाइलम से ही पानी, मतलब जाइलम से ही पानी जाता है और किसी से जाता नहीं। तो 4 अगर आपने प्रोटोजाइलम बनाए तो यहाँ पे 4 जगह पे पैसेज सेल आ जाएंगे। 2 बनाए तो 2 आएंगी, 10 बनाए तो 10 आएंगी, जितने प्रोटोजाइलम उतनी पैसेज सेल। तो ये एक रूट का डायग्राम है। हमने ये 4 जाइलम अगर बना दिए तो ये डाइकॉट रूट का हो जाएगा। एनाटॉमी में भी बनाए फिगर, और आप यहाँ भी एनसीईआरटी में इस टॉपिक में देख सकते हैं। पानी जाएगा कैसे, वो अलग अलग है। अब बाहर क्या होगा, बाहर यहाँ सॉइल है, सॉइल में जो पानी होता है वो क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर। सॉइल के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, पानी होगा। मिट्टी में तो पानी होता ही है, ये सॉइल वाटर हो गया। अब पानी सबसे पहले क्या होगा, ये वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, रूट हेयर में जाएगा। हमने लिखा था ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, इम्बाइबिशन बाय रूट हेयर सेल वॉल। तो ये रूट हेयर की सेल वॉल है, सेल्यूलोज की है, तो सबसे पहले वाटर कहाँ होगा, इस सेल वॉल के ऊपर आएगा, इम्बाइब होके इस तरीके से, जैसे लकड़ी के ऊपर पानी आता है वैसे। अब इसके बाद ये क्रॉस करके अंदर जाएगा रूट हेयर के, तो रूट हेयर के अंदर चला गया तो एंडोस्मोसिस हो गई, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी रूट की, सेल मेम्ब्रेन आएगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सेल के अंदर पानी पहुंचा देगी, तो रूट हेयर टर्जिड हो जाएगा, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा है। अब इस रूट हेयर से पानी अंदर जाएगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर की हो गई पानी की। अब मान लीजिए यहाँ लो है तो हाई टू लो, अब ये डिपेंड करता है। हमने लिखा अभी कि अप टू एंडोडर्मिस क्या होगा, मेनली एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट होने का मतलब क्या है, कोशिश ये रहेगी कि जो पानी है वो या तो स्पेस से जाए, क्योंकि कॉर्टेक्स के अंदर लूजली अरेंज पैरेन्काइमा है, तो आसानी से जो स्पेस है वहां पे पानी डिफ्यूज करके आता रहेगा इस तरीके से। यहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन से पानी जा रहा है, इसलिए ऐसा है। यहाँ वाटर सारा इकट्ठा हो गया, यहाँ से नहीं क्रॉस कर सकता, यहाँ वैक्स मटेरियल है, सुबेरिन कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ से नहीं जा सकता, केवल पैसेज सेल से जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो पैसेज सेल के अंदर आ गया है ना, जैसे मान लीजिए पीछे का फिगर हमने बनाया था, ये वाला डायग्राम है, तो ये सारा पानी कहाँ इकट्ठा हो गया, ये पैसेज सेल के अंदर आ गया। अब पैसेज सेल के अंदर आने के बाद इसके बाद जो भी पानी जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई स्पेस आएगा नहीं, सारी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे से होते हुए मेटाजाइलम तक पहुंचेगा। पानी यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ ट्रेवल करेगा, और ये फाइनली रूट के मेटाजाइलम तक वाटर आ जाएगा। तो ये वाटर का एक पाथवे बना हुआ है, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, आप उससे उसको देख सकते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन का मेन पाथवे क्या है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक टॉपिक हमारा हो गया
वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, इसमें से बस सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ तक होता है ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, बस वो याद रखिएगा कि सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी यहाँ तो आ गया, ये वाटर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए वाटर वैक्यूल के चारों तरफ घूमता रहता है। वैक्यूल के चारों तरफ जो प्रोटोप्लाज्म का घूमना होता है उसे साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब कभी भी सिम्प्लास्ट पाथवे होगा तो वो क्या होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे इट ऑलवेज सपोर्टेड बाय साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। साइक्लोसिस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। साइक्लोसिस क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट यूकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोट में साइक्लोसिस नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म के चारों, ये वैक्यूल के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म घूमता रहता है, उसी को साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग हो रहा है, इसीलिए वो चीज सिम्प्लास्ट पाथवे को सपोर्ट करती है। तो ये आपको याद रखना है कि सिम्प्लास्ट पाथवे इज फैसिलिटेटेड बाय, सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगर कहा जाए कि सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट में फास्टर रेट से कौन सा होगा, जल्दी कौन सा होगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे तो डिफ्यूजन तेजी से होता है, कोई बैरियर तो आ ही नहीं रहा ना, स्पेस से पानी जा रहा है, तो एपोप्लास्ट पाथवे जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू सिम्प्लास्ट। ये वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में जो चीजें दे रखी है वो कहलाएंगे। अब ये वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद एक टॉपिक दे रखा है बुक में छोटा सा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है तो इसका केवल एक पैराग्राफ यहाँ दे रखा है कि मिनरल एब्जॉर्ब कैसे होंगे, है ना। जैसे ये वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा है, मेनली पैसिव, क्योंकि इसमें कहीं कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। हमेशा मिट्टी में पानी ज्यादा ही होता है और पौधे में पानी कम होता है, तो पौधे, प्लांट्स रूट से पानी को एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं। तो अलोंग द ग्रेडियंट हो गया, सॉइल में वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन और प्लांट के अंदर वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन, वाटर विल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो उस हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस हो गया, पैसिव प्रोसेस। लेकिन मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ ये चीज नहीं है, इसीलिए मिनरल एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में दिया गया है ना, कि मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होगा। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है ना, एक इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। पहली चीज कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे दे इसलिए रखा है क्योंकि वाटर और मिनरल्स एक साथ प्लांट में राइज करते हैं। दोनों जब रूट के मेटाजाइलम से ऊपर जाएंगे लीफ की तरफ या ट्री के टॉप की तरफ, तो दोनों जाइलम से ही मूव करते हैं। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हो गया, मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होंगे। मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों है, बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक पहला रीजन ये कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। अगर आप कभी भी नोटिस, मतलब टेस्ट करके, प्रैक्टिकल करके देखें, तो सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं। हमने अभी यही तो पढ़ा कि सॉइल में वाटर ज्यादा है। अगर सॉइल में वाटर ज्यादा है तो ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, तो सल्यूट यानी मिनरल्स तो कम होंगे ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी कम है, तो इसका मतलब मिनरल्स यानी सल्यूट ज्यादा होंगे, तभी तो बनेगा हाई टू लो और पानी ऐसे मूव करेगा। तो सॉइल में मिनरल्स हमेशा कम होते हैं प्लांट के कंपैरिजन में। अब होना तो फिर ये चाहिए कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो मिनरल तो और बाहर निकल जाएंगे, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट कोई काम हो रहा है, लो टू हाई मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो पहला रीजन ये है कि मिनरल्स आर एब्जॉर्ब against the gradient। ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, और हमने पढ़ा है कि जो भी चीज अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है, लो टू हाई, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव प्रोसेस ही होगा। ये तो पहला रीजन हो गया। और दूसरा, मिनरल्स चार्ज हैं
सारे मिनरल्स आयनिक स्टेट में, मिनरल्स आर चार्ज्ड, आयन है। और आयंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को वाटर क्रॉस कर जाएगा, वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट वाटर की जगह अगर कोई आयन होता, कि फॉर एग्जांपल मुझे आयरन का ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो फिर ये ऐसे क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आयन चार्ज हो गए, और चार्ज हो गए तो दे आर अनेबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन डायरेक्टली। और अगर मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते तो कोई कैरियर चाहिए। कैरियर कहाँ आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और एनर्जी कहाँ चाहिए होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इससे मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? एक्टिव प्रोसेस होगा। सो मिनरल्स आर चार्ज, दे डू नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन directly, they need a carrier, that is protein. वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, और कैरियर की जरूरत एक्टिव प्रोसेस में कंपलसरी थी। तो इसलिए मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? एक्टिव प्रोसेस होगा, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, और वो दोनों रीजन दे दिए। फिर एक पॉइंट आता है कि ठीक है मिनरल एब्जॉर्ब होके आ गए, अब मिनरल क्योंकि एनर्जी देके लाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जब आप पैसे देके कोई चीज घर में लेके आओगे तो जितनी जरूरत है उतनी तो लाओगे, ज्यादा लाके तो नहीं रखोगे, क्योंकि पैसे हैं तो जब जरूरत पड़ेगी तब ले आओगे। तो प्लांट्स के साथ भी यही है कि एटीपी को अगर खर्च करके मिनरल लाए जा रहे हैं, एटीपी यूज करके मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो केवल उतना होगा जितना जरूरी होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी मिनरल एब्जॉर्ब कर लो, जो प्लांट को जरूरी है केवल वही एब्जॉर्ब किया जाए। तो ये मिनरल का रेगुलेशन कैसे होगा कि कौन सा मिनरल कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगा। जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, देयर आर 17 मिनरल्स। तो वो 17 मिनरल्स में से कौन सा मिनरल आएगा और कितनी क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि क्वांटिटी भी अलग है, माइक्रो और मैक्रो, 2 अलग अलग टाइप के आपको मिनरल पढ़ने हैं आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेशन कैसे होगा, रेगुलेशन ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये कैसे होगा? बाई, अब इसके लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। कहाँ होंगी? रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मिस सेल मेम्ब्रेन। एंडोडर्मिस की सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एंडोडर्मिस है, इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाओगे, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती है। उन प्रोटीन का काम क्या होता है? रेगुलेशन करना। ये डिसाइड करेंगी कि कौन सा मिनरल कितनी क्वांटिटी में आएगा, है ना। विच डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ मिनरल is absorbed in which quantity, कितनी क्वांटिटी में कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब होगा, ये डिसाइड करती है एंडोडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन में रेगुलेटरी प्रोटीन। तो यहां से मिनरल का रेगुलेशन हो जाता है ना, ये डिसाइड कर लेंगे। कॉर्टेक्स तक क्रॉस करना हो कोई दिक्कत नहीं, कॉर्टेक्स तक तो कोई भी मिनरल आ जाएगा। उसके बाद मिनरल केवल वही एंटर करेगा जिसकी जरूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए मिनरल आपने एंटर करा के कोई ज्यादा कर दिया तो पता चला उस सेल के अंदर तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गई, सल्यूट है ना मिनरल तो, और अगर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, पता चला अंदर वाली सेल की डेथ हो गई। तो इसलिए जितना मिनरल चाहिए उतना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। और एक थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, कुछ मिनरल ऐसे भी होते हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। फ्यू minerals can passively absorb। सर विजिबल नहीं है जो आप लिख रहे हैं, अपना पेपर नीचे कर लीजिए। दिख रहा है? यस सर। अब नोट कर लो, बस इतना ही पैराग्राफ है, ये लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट मतलब अभी का आज का। मिनरल एब्जॉर्प्शन के 3 पॉइंट हैं। मिनरल एब्जॉर्प्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट, they are absorbed against the gradient
and second, being charged, they are not able to cross the membrane directly, so they need a carrier protein. तो मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस हो गया, पहली लाइन हो गई। फिर मिनरल का एब्जॉर्प्शन अगर एक्टिव है, रेगुलेटेड है, तो रेगुलेशन कैसे होगा? तो मिनरल एब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। वहां से रेगुलेशन हो जाएगा। किस तरीके से रेगुलेशन होगा? विच टाइप इन विच क्वांटिटी, कौन सा मिनरल कितनी क्वांटिटी में आएगा ये डिसाइड कर लिया जाएगा। और लास्ट में है कि फ्यू मिनरल्स कैन पैसिवली एब्जॉर्ब। अब इतना तो एनसीईआरटी ने लिख दिया, कुछ मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ऊपर लिखा है मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव है, तो ये एक्सेप्शन हो गया कि कुछ मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे। कौन से होंगे? ऐसे तो मिनरल न्यूट्रिशन आगे आपको पढ़ना ही है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही आगे। फिलहाल एनसीईआरटी ने यही इतना लिखा हुआ है कि फ्यू मिनरल्स कैन पैसिवली एब्जॉर्ब। सोच के रखना, अगली क्लास में पहुंच जाएंगे यहाँ तक कि कुछ मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो कौन से मिनरल हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि ऊपर लिखा है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन तो एक्टिव प्रोसेस है। सर हाँ बोलो। सही, जो आप एम्बाइबिशन का बता रहे थे वो एड्सॉर्प्शन होता है, तो एड्सॉर्प्शन में वो स्वेल कैसे हो जाती है वुड? एब्जॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे पानी आएगा। एब्जॉर्प्शन फिजिकल फिनोमिना का मतलब ये होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है ना, वहां कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। मान लो वाटर तो सॉल्वेंट हो गया, अब आप सोचो कि मैं चीनी के ऊपर एक कटोरी में चीनी लेके उसमें पानी डाल दूं, तो ऐसा तो नहीं है कि चीनी के क्रिस्टल के ऊपर पानी रुक जाए, वो तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट, सुक्रोज के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, और सुक्रोज के साथ अगर वाटर रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो चीनी और पानी दोनों चीजें तो खत्म हो गई, अब क्या बन गया? अब तो शुगर का सोल्यूशन बन गया। आप इसको रोक नहीं सकते, चीनी पे पानी डालोगे तो ये हो गई। अगर आपने नमक के ऊपर पानी डाला तो सोडियम और क्लोराइड आयन अलग अलग हो ही जाएंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट है, डिजोल्व हो जाएगा। नहीं तो NaCl है, पानी नहीं है, और NaCl में पानी डालोगे तो सीधी सी बात है कि सोडियम और क्लोराइड के आयन्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे कोई इम्बाइबिशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने खाने वाले गोंद के ऊपर पानी डाला तो पानी गोंद के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, गोंद में जो केमिकल कंपोनेंट है उससे पानी की कोई रिएक्शन नहीं हो रही। वो क्या कर रहा है? केवल पानी को अपनी सरफेस पे सोख के रख ले रहा है। सोखना कहते हैं, सोखना मतलब एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होती है, एड्सॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, केवल सरफेस पे पानी को रखना। और आप निकालोगे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर तो सरफेस पे है, वो तो एवोपरेट कर जाएगा, जो मटेरियल है वो वैसे का वैसा रह जाएगा। तो इसीलिए इम्बाइबिशन को सरफेस फिनोमिना कहते हैं। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा इम्बाइबिशन में। और बताओ, किसी को कोई डाउट? नो सर। प्रैक्टिस कर लो, अभी तो 2 महीने हैं और 2 महीने में अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है ना। जून जुलाई अभी ऑलमोस्ट पूरा ही मान लो, 28 जुलाई को एग्जाम है आपका। तो इस लॉकडाउन पीरियड को एक अपॉर्चुनिटी मान के चलो कि मुझे तो अच्छा टाइम मिल गया है अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए। और बायो में एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे ना तो बहुत है। बस एनसीईआरटी पढ़ना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। एनसीईआरटी देखने में 2 किताबें पतली पतली हैं 11 12 की, बट एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसको कोरिलेट करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना, लॉजिकली अप्लाई करना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए है ना। बायो याद नहीं होती। आप अगर सोचे कि सर मैंने याद कर लिया, तो जो मैंने लिखा वही तो आपने याद कर लिया, आपने अपना दिमाग तो लगाया नहीं ना। तो बायो को याद करना मतलब होता है मेरे तरीके से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये आप पढ़ लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो क्वेश्चन करने की आपकी स्पीड भी आएगी और क्वेश्चन सही भी होंगे। वरना छोटी छोटी गलतियां करोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप सही मत करो, गलत बिल्कुल मत करो, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, पहली चीज माइंड में ये डालो। और फिर कोशिश करो कि हम क्वेश्चन कितने सही कर सकते हैं इन स्टिपुलेटेड टाइम, क्योंकि टाइम भी एक फैक्टर है। आपको पेपर एक टाइम स्लॉट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है सारे सब्जेक्ट्स का। तो इसलिए पढ़ो, प्रैक्टिस करो,
कोई डाउट हो तो फिर उसके हिसाब से पूछो। बाकी मैं देखता हूँ ऑफिस में बात करके कि क्या हो सकता है आपसे बेटर कनेक्ट करने के लिए। आप सारे लोगों से ऑन कॉल तो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पढ़ाने में ही टाइम निकल जाएगा। डिस्कशन के लिए देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे प्रॉबेबली। अगला वाला चैप्टर थोड़ा छोटा है, जल्दी हो जाएगा। ओके, पढ़िए तब तक कंटिन्यूएशन में, है ना। बाय। थैंक यू सर।